जस्ट वन टेलीविजन ने एजे रिसर्च एंड फार्मा के साथ एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पे हम पाकिस्तान के लीडिंग कंसल्टेंट और डॉक्टर्स जो हैं उनको बुलवाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, इसकी प्रेवलेंस क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। खवातीन में हार्मोनल चेंजेस है जिसकी वजह से बोन थोड़ी सी अब्जॉर्ब ज़्यादा होती हैं बनने की निस्बत। इसी तरह मर्दों में यही ऑस्टियोपोरोसिस वो थोड़ी सी डिलेड और होती है औरतों की निस्बत, तो तकरीबन 10 साल का फ़र्क होता है। डायबिटीज़ हड्डियों को नरम करती है, ऑस्टियोपोरोसिस करती है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। कोरोना वायरस की वजह से पैनिक तो हर जगह पे है, लेकिन क्या कोरोना वायरस पे हम अच्छे तरीके से लोगों को मशवरा दे पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हर बंदा एक्सपर्ट बना हुआ है, हर बंदा उसकी टेक्निकल साइड पे, मेडिकल साइड पे गुफ्तगू कर रहे हैं। शायद ये उनके करने वाली बात नहीं। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया जिसमें हर कोई क्वालिफाइड नहीं है। हमने रियलाइज किया कि पाकिस्तान में हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस का कोई ऐसा प्रोग्राम किसी टीवी चैनल पे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आपको नजर नहीं आता। अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर जो है जो आपसे बड़े रेगुलर इन इश्यूज पे बैठ के बात करें। और कोरोना नहीं, अब हमने रियलाइज किया कि हमें अपने हेल्थ के मामलात को बहुत रेगुलरली उन लोगों से सुनना है जिनकी ये एक्सपर्टीज है, जिनका ये फोटे है, जो डे टू डे बेसिस पे इन मामलात को देखते हैं। जस्ट वन टेलीविजन ने एजे रिसर्च एंड फार्मा के साथ एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पे हम पाकिस्तान के लीडिंग कंसल्टेंट और डॉक्टर्स जो हैं उनको बुलवाएंगे, बुलवा के उनसे पूछेंगे कि हमारे इर्द गिर्द के मामलात जिनको हम हर रोज तो फेस करते हैं, लेकिन ना हमें को गाइड करने वाले हैं, ना रास्ता बताने वाले हैं, और जो बताने वाले हैं वो शायद मेरे जैसे लोग बैठ के टेलीविजन पे अपनी एक्सपर्टीज झाड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है। लेट्स गेट टू द एक्चुअल प्रोफेशनल। और मैं ये चाहूंगा कि एजे रिसर्च और फार्मा की तरफ से ताहिर महमूद साहब जो लीडिंग कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनको बुलवाएं और उनसे बात करें। ताहिर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ताहिर महमूद और मैं आपके पास एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है हेल्थ पॉइंट। हेल्थ पॉइंट कवर करेगा तमाम हेल्थ के केयर सेक्टर के की स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, पेशेंट्स हैं, केमिस्ट्स हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। हम इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव होगा नाजरीन कि हम बताएंगे कि कोई भी अगर मर्ज है तो उसकी रीजंस क्या है, तो हम बात करेंगे क्यों के ऊपर, और दूसरा करेंगे हाउ टू ट्रीट इट। यूजुअली ये होता है नाजरीन, आप जानते हैं इर्द गिर्द जितने भी प्रोग्राम होते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, उन प्रोग्राम्स में आमतौर पे एक खास टॉपिक को जब उसकी हाइप क्रिएट होती है तो उसकी बात होती है, जैसे आजकल कोरोना वायरस की है, लेकिन वंस दैट इशू इज ओवर वो प्रोग्राम ओवर हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, वी विल गो अ लॉन्ग वे। इस प्रोग्राम को किक ऑफ करने के लिए मैं पहली दफ़ा जिस गेस्ट के साथ यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एंड बिग नेम ऑफ orthopedic surgery, spine surgery, and he is with me today. I am so lucky to have him on this program, and he is Professor Tariq Sohail from Doctors Hospital right now. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी ताहिर साहब। डॉक्टर साहब, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हेल्थ पॉइंट इशू किया विद ऑब्जेक्टिव कि आप लोगों को मर्ज के बारे बताएं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बताएं, उसके पॉसिबल जो सोल्यूशंस हैं वो बताएं, क्योंकि आज तक हमने यही देखा कि कोई हेल्थ का इक्का दुक्का यहाँ पे शुरू करता है, वो भी एक ख़ास फोकस्ड होता है, उसमें इतनी डिटेल से या इतनी बेसिक तरीके से बात नहीं होती जो होनी चाहिए। इसके अगर देखा जाए बरक्स तो खाने पकाने के हर अदर चैनल विल कीप ऑन टेलिंग यू हाउ टू कुक ब्ला ब्ला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो वो मेरे ख्याल में ये बड़ा हेल्थी इनिशिएटिव है और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरी बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि ऐसा हो कि एक हेल्थ का चैनल हो जिसमें अवाम नास को बताया जाए कि आपकी बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या जो भी आपको कोई इश्यूज़ हैं उसकी बेसिस क्या है ना, हाउ टू हैंडल दोस इन साइंटिफिक मैनर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब आपसे कई दफ़ा पहले भी बात हुई तो डॉक्टर साहब हमारी अक्सर डिस्कशन यही चलती थी कि हम हेल्थ के ऊपर बहुत सीरियस नहीं है। आप जानते हैं कि ना हमारा हेल्थ के ऊपर कोई बजट है, ना हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उस लेवल की है। सुनने वाले भी उतना ही सुनते हैं और सुनाने वाले भी उतना ही सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बहुत से व्यूअर्स आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए मैं चाहूँगा जितना आपने अपनी फील्ड में काम किया उसकी थोड़ी सी हाईलाइट्स बता दें। मैंने काम क्या करना है, पहले तो मेरा नाम मोहम्मद तारिक सोहेल है। मैं
प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी का। मेरी बेसिक जो ट्रेनिंग है या ग्रेजुएशन जो केई से हुई थी, केई के बाद मैं बाहर चला गया, बाहर मैंने जनरल सर्जरी, उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में ट्रेनिंग ली, ऑर्थोपेडिक्स के बाद मैंने स्पाइन सर्जरी में स्पेशलाइज़ किया, और स्पाइन सर्जरी मैंने जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एंड आई अप्रिशिएट दैट, वो मैंने जर्मनी से हासिल किया। जर्मनी के बाद मैंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में, फार ईस्ट में, अमेरिका में मैंने अपनी जो स्पेशलिटी है उसको ज़्यादा पॉलिश किया और मुख्तलिफ़ टेक्निक सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर मैंने एकेडमिक से परे नहीं गया, मैंने अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहा कि ताकि मैं बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग हासिल कर सकूं, बेहतर से बेहतर टेक्निक डेवलप करूं और वापस पाकिस्तान में लाऊं। इस दौरान मैंने वही जो तरीका था कि मैंने एक प्रोफेसोरियल रोल में मैंने बहुत सारी सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स और बुक्स लिखी जो ऑलमोस्ट 15-20 मुल्कों में प्रिंट हो चुकी हैं, जिसमें USA, जर्मनी, इटली, अच्छा, ग्रेट, और UK और इंडिया, पाकिस्तान, इवन ईरान में तो एक किताब की जो ट्रांसलेशन उन्होंने पर्शियन में की हुई है। इसी तरह अर्जेंटीना और ब्राज़ील और इस किस्म के मुल्क जो हैं जहाँ पे स्पेनिश बोली और पढ़ी लिखी जाती है, मेरी जो 2-3 किताबें जो ऐसी हैं उनका उन्होंने ट्रांसलेट ही स्पेनिश लैंग्वेज में किया हुआ। हालांकि मैंने जब पहली दफ़ा देखी वो किताब तो मैं सरप्राइज। डॉक्टर साहब, वन लाइटर नोट, वो तो आपसे भी नहीं पढ़ी गई होगी। वो मुझसे भी नहीं पढ़ी गई। मैंने कहा जी मैंने कहा मैं तो आपको किसी और ज़बान में दी थी। उन्होंने कहा जी आप छोड़ दें, हमने अपने मुताबिक कर ली हुई। इसी तरह यही हाल हुआ कि मैं एक दफ़ा ईरान गया हुआ था, तो वहाँ एक किताब के जो सफ़े थे ना वो बड़े मुझे प्रोमिनेंट और बड़े फेमिलियर लग रहे थे। मैंने कहा ये किताब कहाँ की? वो कहते वो देयर इज़ अ प्रोफेसर सोहेल इन लाहौर, तो ये उसकी किताब है। मेरा जो टैग था ना वो उल्टा हुआ तो मैंने उसको सीधा किया। मैंने कहा यार वो तो मैं ही, That's me. मैंने कहा मुझे इसमें कोई शक नहीं। कहते वी हैव ट्रांसलेटेड दिस बुक इन पर्शियन लैंग्वेज। मैंने कहा कहते हमने आपसे परमिशन नहीं ली। मैंने कहा यू डोंट नीड इट। मैंने कहा आपने मेरे लिए बहुत इज़्ज़त है, मेरे मुल्क के लिए इज़्ज़त है, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसके लिए इज़्ज़त है कि इस किताब को आपने ट्रांसलेट किया, इस काबिल समझा कि इसको आप अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करके प्रिंट करें। डॉक्टर साहब, आज आपसे टाइम मिला है बात करने का, तो आप जानते हैं कि आपने हमेशा पेशेंट की वेलफेयर की बात की है, और ये प्रोग्राम भी नाजरीन आप जानते हैं कि पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए है। तो हम ये चाहेंगे कि आज जो ही आर्थोपेडिक सर्जन जहन में आता है, डॉक्टर साहब 3-4 बीमारियां तो बहुत प्रोमिनेंट हैं, और उनमें से एक है हड्डियों का बुरबुरापन, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आप जानते हैं कि एल्डरली पेशेंट्स आपके पास, जिसको कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ट्रीट होके गए होंगे। मैं चाहूँगा कि नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में ये बताइए ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, इसकी प्रेवलेंस क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है? देखें, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, लेट्स ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है उससे पहले आपको बताएं कि जब से बच्चा पैदा होता है, जब से चलना फिरना शुरू करता है, हड्डी जो है एक वो स्टैटिक चीज़ नहीं है। ये बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है जो हर वक्त नया बनता है, पुराना एब्जॉर्ब हो जाता है, नया बनता है, पुराना एब्जॉर्ब होता रहता है, उसके साथ हड्डी की ग्रोथ होती रहती है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ लंबाई, चौड़ाई और उसकी स्ट्रेंथ है वो टीनेजर में होती, जिसमें आप चलते फिरते हैं, भागते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, आपकी खुराक भी ठीक होती है, जिसमें हड्डियाँ आपकी जो है वो लॉन्ग बोन्स या जो फ्लैट बोन्स हैं वो सारी जो हैं वो एक हद तक अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करती हैं, उसके साथ उनके जो मिनरल कंटेंट हैं वो भी मेंटेन करती हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियों का फंक्शन है कि खून बनाना और खून के जो ज़र्रे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, खुलिये जिसे कहते हैं, वो बनाना, वो सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है। तो आप चलते फिरते जब हैं तो आपकी जो चलने फिरने के दरमियान आपकी टांगों के ऊपर बोझ पड़ता है, आप शॉक एब्जॉर्प्शन होती है, और आपको जो एम्बुलेटरी एक्टिविटी जो होती है, जो पेन फ्री होती है, वो आपको मुयसर आती। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है वो जो है अमल वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाता है एजिंग प्रोसेस के साथ। कुछ इसमें ख़वातीन में जो मेनोपॉज जिसे कहते हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस है, जिसकी वजह से बोन
تھوڑی سی ابزارب زیادہ ہوتی ہیں بننے کی نسبت. اسی طرح مردوں میں جو یہی آسٹیوپروسس وہ تھوڑی سی ڈیلیڈ اور ہوتی ہے عورتوں کی نسبت، تو تقریباً 10 سال کا فرق ہوتا ہے. اس میں مردوں میں یہی عمل جو ہوتا ہے اس میں ہارمونل ڈپلیشن بھی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دوسری چینجز آ کے ان کی ہڈیاں بھی اتنی مضبوط نہیں رہتی. وہ آہستہ آہستہ جو بھربھرا پن ہے یا اس کے اندر کنسیلس بون کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان کی ہڈیاں بغیر کسی سگنیفیکنٹ چوٹ لگنے کے چلتے پھرتے ٹوٹ جاتی ہیں. اور مریض یہی سمجھتا ہے کہ شاید میرا پاؤں نیچے اٹک گیا تھا. ہوتا ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں کوئی باتھ روم میں گر گیا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. نہیں، باتھ روم میں گرنے کے علاوہ چلتے چلتے. اچھا کچھ نے تو یہ بھی بتایا کہ ایگزیجریشن تو نہیں ہے کہ کئی دفعہ کھانسنے سے ڈسک سلپ ہو جاتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کھانسنے سے ڈسک سلپ نہیں ہوتی. اگر ٹینڈنسی پہلے ہی ہو، ڈسک بلج ہو یا ڈسک سلپ ہوئی ہو، تو کھانسنے سے انٹرا ابڈومینل پریشر، اس کے بعد انٹرا ڈسکل پریشر، ڈسک کے اندر جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں ایک دم سنسناہٹ، جھنجھناہٹ یا سوئیاں سی چبھتی ہیں یا کرنٹ سا پڑتا ہے یا درد زیادہ ہوتا ہے. مگر نہیں، وہ آسٹیوپروسس کی وجہ نہیں ہوتی. وہ ایک آپ کی ڈسک جو ہے جسے سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اندر شاک ابزارپشن میکینزم ہے. جب آپ چلتے ہیں آپ کا وہ ویٹ گین کرتے، ویٹ جو کمپریشن جو ہے نا اس کو ایبزارب کرتی ہے. وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا وہ ڈسک چونکہ کمزور ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ نیوکلیس پلپوسس جو ایک جیلیسی ہوتی ہے ڈسک کے اندر وہ تھوڑا سا باہر نکلتی. جب وہ باہر نکلتی تو جو بھی زور والی ایکٹیویٹی ہوگی، چاہے کھانسنا ہو، چھینک ہو، چاہے وزن اٹھانا ہو، اس سے وہ تھوڑا سا نیوکلیس پلپوسس یا جیلی جو ہے وہ باہر نکلے گی اور نرو کو دبائے گی. نرو جو ہے نا وہ تھوڑی سی اریٹیٹ ہوگی، کرنٹ پڑے گا، ٹانگوں میں درد ہوگی. اس قسم کی کئی علامات ہوتی ہیں. اچھا، ہم واپس آتے ہیں آسٹیوپروسس پہ. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ بچوں میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں بھی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اس ڈیزیز کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بچوں میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے، یا ان لوگوں کے جو نیوٹریشن ان کی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ کی جو وٹامن ڈی ہے وہ پوری نہیں ملتی. دودھ نہیں پیتے پورا، دہی نہیں کھاتے، یا دودھ کیلشیم والی چیزیں نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہڈیوں کی جو وٹامن ڈی کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. ان کی جو پروٹین ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی ہڈیاں نرم رہتی ہیں. وہ بغیر کسی چوٹ لگے وہ آہستہ آہستہ وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ٹوٹتی ہیں. ٹوٹنا وہ بڑا مائکرو لیول پہ ہوتا ہے جو صرف ایکس رے میں نظر آتا ہے. وہ ہیل بھی ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں ان کی ایکس رے تو ملٹیپل لائنز نظر آتی ہیں. جو پرانا ایک مائنر سا فریکچر ہوتا ہے، اسٹریس فریکچر جو چلتے پھرتے ہوتا ہے بچوں میں، پھر وہ ہیل بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں ہڈیاں، چونکہ ہڈیوں کی جو بناوٹ ہے وہ جو اینڈس کے اوپر گروتھ پلیٹس ہوتی ہیں وہاں سے ہوتی ہیں. تو وہ تھوڑا سا ایپیفیزیل اور میٹافیزیل کے جنکشن کے اوپر وہاں پہ وہ جب وہ ہڈی گرو کرتی ہے، اگر آپ کو نیوٹریشن نہیں سے ملتی، پروٹین صحیح نہیں ملتی، کیلشیم صحیح نہیں ملتا، بچہ ایمبولنٹ اتنا نہیں رہتا، یا کوئی اور سسٹمک ایلنس ہے جیسے کڈنی کی بیماری ہو یا میل ابزارپشن ہو، یا ان کو بار بار کوئی موشن لگے رہتے ہوں فار ویریس ریزنس، تو وہ اس وجہ سے وہ ہڈیاں کا وہ اینڈ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس سے وہ ایفرٹ زیادہ ہو رہی ہوتی کہ تاکہ ہڈی اور بنے. تو وہ ہڈیاں پھر وزن کے ساتھ یا ایکٹیویٹی کے ساتھ ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں درد ہوتی ہے، بچہ میل نیوٹریشن ہوتا ہے، ہڈیاں ٹیڑھی ہوں گی، ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، تو اس میں دکھن بھی ہوتی ہے اس جگہ پہ جو چوڑی ہو جاتی ہیں یا فیس چوڑی ہو جاتی ہیں. تو اس کو عام طور پہ ریکٹس کہتے ہیں. یہی صورتحال ایڈلٹ میں بھی ہوتی ہے، مگر اسے آسٹیوملیشیا کہتے ہیں. ہڈی بنتی ضرور ہے مگر نرم رہتی، اور وہ آہستہ آہستہ ٹیڑھی یا مائنر چوٹ سے وہ فریکچر ہو جاتی. یہ جو ہیں یہ چیزیں مختلف ہیں آسٹیوپروسس سے. آسٹیوپروسس تو ایج ریلیٹڈ یا ایج ریلیٹڈ ہی کہنا چاہیے، وہ چیزیں ہیں جو ایک پرائمری سیگمنٹ ہے آسٹیوپروسس. اور یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے جو دوسری جو دو ریکٹس اور آسٹیوملیشیا، وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے یا کوئی اور پری ایگزسٹنگ ڈیزیز ہے، جیسے کیلشیم ایبزارب نہ ہونا، یا کچھ فاسفیٹ یا کیلشیم کی میٹابولک پرابلم ہوتی ہیں وہ ہے، یا رینل ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیلشیم اور وٹامن ڈی وغیرہ بنتے بھی نہیں، اور ان کی اسیمولیشن بون کے اندر صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ان کو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی وہ ڈپلیشن ہو جاتی ہے، ہڈیاں نرم رہتی ہیں. ان کی وجوہات کچھ اور ہیں، ان کے چاہے کھاتے پیتے بھی ہوں، اس کے باوجود انڈر لائنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی ہڈیاں نرم ہو جائیں گی یا ٹیڑھی ہو جائیں گی یا ٹوٹ جائیں گی. مگر
ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर ऑल टुगेदर. इसके सिम्टम कोई नहीं होते. अच्छा. मरीज आमतौर पे चला जा रहा है, ठीक है, Is it a silent killer like इट्स अ साइलेंट किलर. Okay. आपको उस वक्त ही पता चलता है जब आप गिरते हैं, मामूली सी आपको चोट लगती है, मगर ठीक ठाक फ्रैक्चर हो जाता है. जो ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट किलर है, इसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस कोई साइन सिम्टम नहीं होते कि आप कहें कि जी ये बंदा जो है ना ऑस्टियोपोरोटिक है. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप यू कैन गेस, इसलिए कि जब आप देखें कि हड्डियां नरम हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या भुरभुरेपन की वजह से, जो गिरने के अलावा जो चेंज उनको नज़र आती है वो उनकी कुब निकलना शुरू हो जाती है. ओके. काइफोसिस टाइप. काइफोसिस. Okay. वो कुब या काइफोसिस इसलिए आता है कि जब हड्डी नरम होती तो आपकी डेली एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की, ये सारी मिलजुल के आपको, एक तो काइफोसिस नेचुरल होता है जो एक पोस्चर का हिस्सा है, वो एग्जैजरेट होना शुरू हो जाता है. वो इसलिए कि छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं जो आसपास में मिल के तो वो मोहरे की शेप बदल देते हैं. मोहरा नॉर्मली रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वेरिश नहीं होता मगर रेक्टेंगुलर होता है. वेरी वेल बैलेंस्ड एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट. मगर जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस आना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप जो वेज शेप होना शुरू हो जाती है. तो अगर आप देखें कि मल्टीपल वेजेस हों स्पाइन के अंदर तो वो कुब निकलना शुरू होता है. फिर उसके साथ आपके पीछे मसल फटीग शुरू हो जाएगी, बोन पेन शुरू हो जाएंगी. फिर उसके साथ जो माइक्रो फ्रैक्चर्स हैं जो वक्त के साथ और बढ़ते हैं, वो थोड़े से दर्द करना शुरू हो जाते हैं. बाज़ का तो उनको नर्व इम्पिंचमेंट शुरू हो जाएगी. अगर गिर जाते हैं कहीं खुदा ना करे तो वो उनको पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है. और दूसरा, चूँकि वो कुब निकलता है, काइफोसिस होती, तो उनका पोस्चर जो है ना, बॉडी इमेज वो चेंज हो जाता है. अच्छा. जिसकी वजह से कई लोग बड़े डिप्रेस रहते हैं कि जी मैं तो कुबा हो गए. ओके. फिर वो दूसरा, अगर आप देखें उनकी रिब्स जो हैं वो पेल्विस के साथ मिली तो नहीं होती मगर उसके डिस्टेंस कम हो जाते. अच्छा. अच्छा. जिसकी वजह से उनका खाना पीना कम हो जाता है. अच्छा, बिल्कुल सही. वो खाते पीते कम है, क्योंकि अगर ये पेट का जो अवेलेबल स्पेस है वो अगर कम हो जाएगी तो उनको थोड़ी सी रोटी खाने के बाद कहीं मेरा पेट भर, स्टोरेज कम हो जाएगी. हाँ पेट भर गया, हाँ स्टोरेज कम हो जाएगी. तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं. मगर मगर काइफोसिस इज अ नेचुरल सॉर्ट ऑफ एज रिलेटेड इवेंट. तो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं. और उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा जो वक्त के साथ जो मोहरे घिस जाते हैं, उनकी डिस्कें ख़राब हो जाती हैं, दे ऐड टू द प्रॉब्लम. अगर उसके अलावा और कोई इश्यूज़ हों, लाइक वो कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं ऐसे. काइफोसिस कैन लीड टू स्पॉन्डिलोसिस, और वो अलग है बिल्कुल. स्पॉन्डिलोसिस एक अलग चीज़ है. स्पॉन्डिलोसिस इज़ अ वेयर एंड टेयर ऑफ द फैसेट जॉइंट्स, डिस्क वगैरह, एंड रिजल्टिंग दूसरी जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको देखने के लिए, करेक्ट करने के लिए, उसमें नर्व इम्पिंजमेंट, स्पाइनोस्टेनोसिस है कि आप चलते चलते आपकी टांगें सो जाती हैं, आपके पाँव में दर्द शुरू हो जाती है, या कुछ अर्सा चलने के बाद, यानी कि से हाफ ए किलोमीटर या इससे भी कम, 20, 25, 30 गज़ या 100 गज़ की, कहते हैं कि टांगें सो गई, आप बैठ जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं. फिर उसके बाद चलना शुरू, आपकी टांगें फिर सो जाती हैं. तो ये स्टेनोसिस की वजह से होती है, जिसमें जैसे अगर आप स्पॉन्डिलोसिस हो तो उसमें सेकेंडरी चेंजेस आती हैं कमर के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो हराम मगज़ और उससे जो नसें बाहर निकलती हैं वो इम्पिंच हो जाती, जिसकी वजह से वो उसके अंदर उसकी स्पेस नहीं रहती और चलने फिरने के लिए इतनी वो जगह या कैपेसिटी नहीं रहती कि वो फंक्शन सही कर सके. दूसरा, जब वो काइफोसिस होता है या वहाँ पे स्टेनोसिस हो जाती तो उसके अंदर मूवमेंट भी कम हो जाती. तो वो नई हड्डी, जिसे पंजाबी के अंदर ना चुंझां बन गई हैं, वो चुंझें जो हैं या ऑस्टियोफाइट जिसे कहते हैं, वो अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए बनाते हैं, मगर उसका साइड इफ़ेक्ट या डाउन साइड ये होती है कि वो नर्व टिश्यू या स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इस किस्म की चीज़ों को इम्पिंच करते हैं, जिसका टांगें सो जाना, पाँव में दर्द हो जाना, चलते फिरते वक्त उनको उलझन होनी पाँव में या टांगों में, ये सारी चीज़ें उसके साथ, दे आर पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस. तो ये बहुत हद तक आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं, आप उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एग्जैक्टली यही था डॉक्टर साहब. मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम तीनों को, रिकेट्स को, ओस्टियोमलेशिया को और ओस्टियोपोरोसिस को प्रेवलेंस वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस किसकी है? न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो अपनी जगह पे हैं, उनको आप एक सेपरेट एंटिटी रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई बीमारी और होती. ऑलराइट, ठीक है. जैसे किडनी की प्रॉब्लम टोटली डिफरेंट वो टोटली डिफरेंट है. दैट डिपेंड्स कि जी उसके नीचे अंडरलाइंग बीमारी क्या है,
کڈنی کا پرابلم ہے، ہائپرٹینشن ہے، یا جو ہے میل ابزارپشن ہے، یا آئی بی ایس ہے، یہ بے شمار وہ بیماریاں اور ہیں، یا ان کی کیلشیم اور فاسفیٹ اس کی میٹابلزم ہی جو ہے ایب نارمل ہے، جس میں بے شمار اور ویریئنٹ آتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ الگ ہے۔ آسٹیوپروسس جو ہے، جو عمر کے ساتھ جو آپ کی ہڈیاں جو بھربھری ہو جاتی ہیں، وہ ایک تو عورتوں میں ہارمونل ڈپلیشن، ایسٹروجن جو ڈپلیشن ہوتی اس کی وجہ سے، اور مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ڈپلیشن جو تھوڑی سی عورتوں سے کو 8-10 سال بعد آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ان ایکٹیویٹی، لاس آف ایکسرسائز، آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل، آپ سارا دن شہزادے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے، جو آج کل ہمارے بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں ہے۔ بالکل یو آر ایبسولوٹلی تو وہ دیکھیں اسپونڈیلوسس ایجنگ پروسیس ہے۔ آسٹیوپروسس ول ایگریویٹ دی اسپونڈیلوسس، مگر اسپونڈیلوسس پرائمری جو ہے اس اٹس اے ڈفرینٹ اینٹی، اس کے اندر جو آپ کی ڈسک خراب ہوتی ہے، فیسٹ جوائنٹ خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو نیورل ٹیشو جو ہے وہ امپنج کرتا ہے یا درد کرتا ہے یا انسٹیبلٹی ڈیولپ ہوتی۔ جہاں تک درمیان میں آسٹیوپروسس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ آسٹیوپروسس کے اندر جو ہے نا وہ ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں، ان کے اندر وہ نہ تو مکینیکل اسٹرینتھ اتنی رہتی ہے اور نہ ہی وہ اتنی ریزسٹنٹ ہوتی ہیں آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی، اور جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کا علاج بہت حد تک پریونٹیو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو ڈیلی آپ چلتے پھرتے ہیں نا، یہ مت سمجھیں کہ ہڈی فیمر یا تھائی کی یا ٹانگ کی ہڈی یہ اسٹیٹک ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں الیکٹرانک اس کے اوپر سینسر رکھ کے، تو دیر از آل دا ٹائم جب آپ چلتے پھرتے ہیں مائکرو موشن ہے، بہت وہ الیکٹرانکلی آپ پک کر لیتے ہیں کہ کتنی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ جو موومنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایوری ٹائم جب آپ چلتے پھرتے ہیں، اور اس میں ایکسرسائز، ایمبولیٹری ایکٹیویٹیز، ایون گھر کے اندر چلنا پھرنا، باہر چلنا پھرنا، دے آل انوالوڈ۔ اس سے یہ ہے کہ جب یہ ہڈیاں موو کرتی ہیں، اس سے الیکٹریکل کرنٹس جنریٹ ہوتے ہیں، ہڈی کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے، باہر ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کیلشیم اور پروٹین کی ڈیپوزیشن اور دوسری جو منرلز ہیں ان کی سب کی ڈیپوزیشن کو سپورٹ ملتی ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں تو آپ کی ہڈیاں نرم رہیں گی۔ دیٹس اے ریزن آپ کی ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز جو بھی ہیں، چاہے واک ہو، چاہے دوسری ایکٹیویٹیز ہوں، جس میں جو بھی آپ ویٹ بیئرنگ ایکٹیویٹی چلنے پھرنے سے لے کے دوڑ لگانے تک ہے، وہ ساری ایکٹیویٹیز دے آر امپورٹنٹ فار دا بون اسٹرینتھ، بون ہیلتھ اینڈ بون فارمیشن۔ اگر آپ ٹین ایجر ہیں، آپ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ٹین ایجر میں اگر آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی اور کھیل کود میں حصہ لینے کے ساتھ آپ کی خوراک بھی ٹھیک رہتی، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر آپ لیڈ بیک آپ کا اپروچ ہے، آپ پھرتے ہی نہیں ہیں، سارا دن بیٹھے پڑا اٹھا، وہ بھی الٹے سیدھے پوسچر کے ساتھ، تو وہ اس میں ہڈیاں نرم رہیں گی اور وہ اس دیر تک نہیں چلیں گی، اور وہ جو پرٹیکولر خواتین میں وہ مینوپاز سے پہلے ہی وہ آسٹیوپروسس آنی شروع ہو جائے گی۔ سو اس لیے فزیکل ایکٹیویٹی، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز، دے آر امپورٹنٹ ان دا ٹین ایجرس اینڈ ان اینی ایج گروپ وچ ایور یو کم اکراس۔ تو اس میں یہ ہے کہ بون کی جو ہیلتھ ہے وہ ویٹ بیئرنگ، مسکولر ایکٹیویٹی اس سے ریلیٹڈ ہے، along with the vitamin D and calcium and all those things، جو بھی نیوٹریشنل سپلیمنٹ یا نیوٹریشنل ڈیمانڈ ایک ہوتی ہے اس ایج کے مطابق۔ اس کے علاوہ انڈر لائنگ ڈس آرڈرز کتنی ہیں؟ ایک ہمارے ہاں ڈائبٹیز بہت کامن ہے، ڈائبٹیز ہڈیوں کو نرم کرتی ہے، آسٹیوپروسس کرتی ہے۔ دوسرا ایک ہمارے ہاں ایک بڑا خوفناک رجحان ہے جو انفارچونیٹلی ابھی بھی ہے، حکیموں، طبیبوں اور نان پروفیشنل، نان کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جانا جو اسٹیرائڈ کھلا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح، ایسے بہت کامن اسٹیرائڈ پاکستان کے اندر بہت کھلایا جاتا ہے، ڈفرینٹ پورشنس میں، ڈفرینٹ پھکیوں میں، ڈفرینٹ پانی کے ان کا یہ دم کیتا ہے پانی۔ ڈاکٹر نہیں یوز کرتے اسٹیرائڈ؟ نہیں، اسٹیرائڈ ڈاکٹر بھی یوز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر دیکھیں جوڈیشیس یوز اسٹیرائڈ کا امپورٹنٹ ہے،
और Non-doctors जस्टिफाइड ज़्यादा है, मगर नॉन डॉक्टर जो हैं जिनको पता ही Unreligious कोई use नहीं, होता वो है तो कहते हैं कि जी फक्की चपाओ ते दो। देखिए ना, आप कई सुनागे जी फलां पीर साहब फलां जो है वो पानी देता है, उससे ठीक हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है, पानी में स्टीरॉयड डाले हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो एक बड़े ड्रम में या घड़े में वो 1-2 किलो डाल दिया, वो होता है ट्रांसपेरेंट ही बनता है पानी, डॉक्टर बाद साहब, में आपके कोई साथ ना तो चेंज होता है उसका कलर, मगर वो पीता मरीज तो चूंकि स्टीरॉयड पीने से फौरी तौर पे एक यू फील response आता है बेटर, body का, तो उसे रिस्पॉन्ड लगता करता है। है, तो वो मरीज कहते हैं जी मैं तो He feels better और ही कहता है फील शायद बेटर कि जी दम क्या से मैं बात ठीक है हो जी, गया। इसमें दम दरूद हो गया, ठीक हो गया। हालांकि स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट्स अ सीवियर डिफॉर्मिटी प्रोड्यूसिंग कंडीशन। इसमें फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं, उनको इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका ऑपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद उसको मेंटेन करना कि इसकी हेल्थ ठीक रहे हड्डियों की, वो भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसलिए स्टीरॉयड इंड्यूस्ड हमारे मुल्क के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, और ये सारी अताई हकीम, ये जो दम दरूद एंड ब्ला ब्ला वाले जो हैं, ये सब करते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, जी नहीं चाह रहा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। मेरे पास में जब आपने बात की तो मुझे एंड पे एक आइडिया हुआ, और नाजरीन आप भी देखेंगे कि हमें खाली ऑस्टियोपोरोसिस की नहीं, डॉक्टर साहब ने जब बात की तो हमें लग रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस को फर्दर सेगमेंटाइज किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि जी इसको ऑस्टियोपोरोसिस को आप स्टीरॉयड रिलेटेड भी बात कर सकते हैं, पीछे जो आपकी डिफरेंट इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके साथ लिंक करके। तो डॉक्टर साहब ने खुद नाजरीन बहुत सी ऐसी चीज़ें और बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मेरी तो बहुत लर्निंग हुई है, और डेफिनेटली आप लोगों की भी लर्निंग हुई होगी। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को हर दफ़ा एक नए टॉपिक पे कहें। इससे पहले डॉक्टर साहब आप चाहेंगे एक मैसेज देना? हाँ, मैं ये कहना था कि एक्टिव लाइफस्टाइल इख्तियार करें, अपनी खुराक ठीक रखें। ये नहीं कि आप ढेर सारा खाएं तो तभी आप मजबूत होंगे, नहीं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, आपके अंदर दूध और दही और कैल्शियम वाली चीज़ें और प्रोटीन्स होनी चाहिए, और एक्टिव रहें, चलें फिरें, खुश रहें तो ठीक रहें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, इट वाज एन ऑनर टू सी यू, और आपके साथ और बहुत से टॉपिक्स पे फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम में आपने देखा, इस प्रोग्राम में मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली एलेबोरेट कर दिया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज आप प्रिवेंट करेंगे, कल आप ठीक रहेंगे, और यही हमारा मैसेज है। अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं हूं ताहिर महमूद और आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम एजे हेल्थ पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की। हम आपकी बात करवाएंगे हेल्थ सेक्टर के की स्टेक होल्डर से, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखते रहिए एजे हेल्थ पॉइंट। AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.